बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक ख़बर है, रियासत को समझ ही नहीं आती कि इन चीज़ों से नफ़रत में इजाफ़ा होता है। नफ़रत में कमी नहीं होती, लोग इन चीज़ों को बहुत दिल में महसूस करते हैं। अडियाला से जो ख़बर आई है, और शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ज़ैन कुरैशी, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान ख़ान साहब और उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी दोनों को अडियाला जेल में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा नहीं करने दी गई। और ये उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा जी दूसरी ईद है जो अदा नहीं करने दी गई, ना इमरान ख़ान साहब को ना शाह महमूद कुरैशी साहब को। उनके मुताबिक साइफ़र केस में तो बाइज़्ज़त बरी हो गए शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान ख़ान साहब। तो अब 9 मई के कुछ केसेस के चक्कर में शाह महमूद साहब को अंदर रखा हुआ है, और अपनी बेगम से निकाह करने के चक्कर में इमरान ख़ान साहब को अंदर रखा हुआ है। तो वो ये कहते हैं आम इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात हमारा मुतालबा है। वो बेचारे वो बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर इमरान ख़ान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों को मुबैना तौर पे जेल में पहले छोटी ईद अदा नहीं करने दी गई, अब बकरा ईद है, इसमें भी उनको ईद की नमाज़ अदा करने नहीं दी गई। अब कुछ डेवलपमेंट्स और हैं फजलुर रहमान साहब के हवाले से। एक डेवलपमेंट है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ, मैं क्योंकि पिछले वीलॉग्स में भी आपको कह रहा था कि एक्चुअली मुज़ाकरात का बना गया। देखिए, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर किया कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्या शराइत होनी चाहिए और मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ने चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि बिल्कुल गौर ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। देखें, जब इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखने के लिए भी अपनी पार्टी को कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब पेश हुए ऑनलाइन, उनकी जब पेशी थी वीडियो लिंक के ज़रिए से, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को कहा गया कि आपकी तरफ देख रहे हैं तो मुज़ाकरात होने चाहिए, ये वो माहौल बनाया गया। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर बातचीत की थी, चंद तजावीज़ सामने आई थी, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गारंटीज़ चाहती है, उसके बाद ही शायद ये मुज़ाकरात हो पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया है। फ़िलहाल उन्होंने कहा सियासी जमातों से अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं सकते जब तक कि कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पे एक जगह जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बुरी तरह आकर फंस गई, वो ये है कि अगर सियासतदानों से या सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएँ तो क्या उनके पास कोई इख्तियार भी है। यानी शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म एक बिल्कुल बेइख्तियार वज़ीर आज़म है, ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ज़बान ज़द आम है। यानी शहबाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत में ही नहीं है, हुकूमत तो किसी और के कंट्रोल में है, और वो सारा मलबा जो है वो ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के चुने हुए चंद सियासतदान जो अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर डालते हैं। तो एक्चुअली वो किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो जो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो क्या उन पर अमल दरामद होगा, क्या उनके पास इख्तियार भी है, ये सबसे अहम चीज़ है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर भी चंद तजावीज़ जो तहरीक इंसाफ में सामने आई थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उनके लिए मसला ये उठा था कि हम ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक ये सारे लोग इलेक्शन हार गए हैं। जो असल फॉर्म होता है फॉर्म 45, जो हर एक पोलिंग स्टेशन से मिलता है, उसमें तो ये सारे इलेक्शन हार गए हैं। ये तो इनको एक पर्ची निकाल कर दे दी है फॉर्म 47 की, जनाब आप जीत गए, जाएं, नोटिफिकेशन हो गया। तो फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात कैसे किए जाएं? तो उसमें एक तजवीज़ ये थी कि जो फॉर्म 47 वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो फॉर्म 45 पे जीते हुए भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 वालों पे बनी हुई है। ये तो पीटीआई वाले भी मानते हैं कि 25 लोग 30 लोग या शायद इससे ज़्यादा या कम वो पीएमएल-एन के भी जीते हुए हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के भी जेनवन जीते हुए हैं, कुछ लोग बाकी जमातों के भी जेनवन इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं। तो वो जो जीत कर आए हुए हैं या वो जो हार गए और पार्टी में अहम हैसियत रखते हैं, जैसे साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह, ये लोग हार गए, लेकिन ये फॉर्म 47 के ऊपर जाली जीत कर नहीं आए। तो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, उनके साथ बैठा जा सकता है, ताकि ये हो जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया उसके साथ हम फिलहाल नहीं बैठे, बाकी लोग हैं उनके साथ बैठकर हमने बात की है। दूसरा एक और बड़ा अहम मामला था कि तहरीक इंसाफ की ये तजवीज़ थी उनकी कि फॉर्म 45 का जो मामला है
या इलेक्शन में धांधली का मामला है, इसको खालिसतन अदलिया के ऊपर और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। अब उसमें उनका ये कहना है कि हमारा मुतालबा ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो ट्रिब्यूनल्स जजेस बनाएंगे, चीफ जस्टिस जो बना रहे हैं हर हाई कोर्ट के, वही इन केसेस को सुने और वो जो फैसला करे उसको मंजूर किया जाए। अगर वो फैसला फॉर्म 47 वाले के हक में आ जाता है, ठीक है, अगर फॉर्म 45 वाले के हक में आ जाता है तो ठीक है। दोनों सूरतों में अदलिया के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, अदलिया को दबाव में नहीं लिया जाएगा और कानूनी तरीके के मुताबिक अदलिया को उसका आज़ादाना फैसला करने दिया जाएगा। फैसले के ऊपर जो है वो मिनवान अमल होगा और कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और अदलिया पर किसी किस्म का हमला नहीं होगा। अच्छा, अदलिया के ऊपर कुछ फैक्टर्स जो दबाव डालते हैं, ख़ास तौर पे आजकल अदलिया में बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस रीगेन करने का रुझान है। अदलिया बार बार शिकवा करती है, शिकायत करती है, जजेस लेटर लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी रोका जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फार्मूला था कि ठीक है, मुज़ाकरात करने तो आओ, बैठो, मुज़ाकरात करते हैं। हाँ, वो हुकूमत नहीं गिराते, लेकिन हमें कम से कम ये दे दे कि अदलिया ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मामलात हैं उनको हल कर दे और जो अदलिया फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे बढ़ जाएंगे। अब ये चीज़ जो है वो PMLN को या जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं उन्हें, या जिन्होंने हुकूमत में बैठाया इन जमातों को, उन्हें सूट नहीं करता। वो सूट इसलिए नहीं करता कि जैसे ही आप अदलिया को उसकी स्पेस देंगे तो ट्रिब्यूनल धड़ाधड़ फैसले करेंगे और एकदम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों की तादाद ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी सीटों की तादाद ऊपर जाएगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत चेंज हो जाएगी, जो हारने और जीतने वालों का तनासुब है वो चेंज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को उनकी जीती हुई आधी सीटें भी अगर वापस मिल गई, यानी वो जीते हुए हैं तो 180 के करीब सीटें उनका दावा है कि जीते हैं, तो इस तरह तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा है उनके पास। लेकिन फ़र्ज़ करें उनकी जो 80-90 सीटें छीनी, उनमें से 40 भी वो वापस ले गए, तो वो पाकिस्तान में अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बना लेंगे। और अगर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली तो फिर हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उसके लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वादा हो तो पूरा कैसे होगा। ये तजावीज़ ज़रूर थी और मैं जब इन टच था, चीज़ें देख रहा था, तो उस वक्त ये तजावीज़ मेरे सामने आई थी कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो भी वो भी रोकी जाए। तहरीक इंसाफ अगर जलसे जुलूस करना चाहती है या पब्लिक को मोटिवेट करना चाहती है, अपनी मेंबरशिप कैंपेन या कुछ और करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दिया जाए। और जब अदलिया के ऊपर मामलात आएंगे तो फिर इमरान खान साहब के केसेस में कितनी जान है। इस वक्त एक ही मुकदमा है अपनी अहलिया से निकाह करने का, उस मुकदमे में बाहर निकलते हैं तो इमरान खान साहब अपने घर आ जाएंगे, उनकी अहलिया भी अपने घर आ जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के मुकदमे में ज़मानत होगी, वो भी घर आ जाएंगे। तो ये सारे मामलात ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ा सवाल है और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नहीं, अभी इन सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है, तो इनके साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाएं। मिसाल के तौर पे खुर्शीद शाह साहब का एक स्टेटमेंट है। खुर्शीद शाह साहब ने एक तवक्को ज़ाहिर की है और बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ कर करने चाहिए, मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें, ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा। और अपोजिशन और हुकूमत दोनों से उन्होंने अपील की है। अब ज़रा एक बात आप सोचिए कि पीपल्स पार्टी ना अपोजिशन में ना हुकूमत में, तो किधर है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? यानी बिलावल जरदारी ने इस पार्टी को ऐसा कर दिया कि ना ये इधर है तो ना ये उधर है, बीच में लटकी हुई है। ये क्या टेस्ट है? यानी मेरी समझ से बाहर है कि बिलावल जरदारी जो खुद बड़े ज़ेरे ताब रहते हैं लोगों की तनकीद में, बिलावल जरदारी जब आए तो उनको चाहिए था कि वो अपनी पार्टी को एक शनाख्त, एक पहचान देते। उन्होंने अपनी पार्टी को ये शनाख्त और पहचान दी है कि ना वो हुकूमत में ना वो अपोजिशन में है। ये अपोजिशन कर रही है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत कर रही है PMLN। और अगर आप पूछें पीपल्स पार्टी से कि आप किधर हैं, तो वो इन बिटवीन कहीं पे लटके हुए हैं। इधर हुकूमत में पूरा शामिल भी नहीं होते, उधर जाके अपोजिशन में बैठते भी नहीं हैं। कभी कभी अपोजिशन करने का शौक भी चढ़ता है, वहाँ पे नूरा कुश्ती करते हैं जी, बजट में हमसे पूछा नहीं, हमें बताया नहीं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं बड़े जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको सुना जाएगा। मिलकर खेलते हैं, बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं
और इन्हें सारा कुछ पता है जो कुछ ये मिलकर कर रहे हैं, बल्कि अब तो पब्लिक को भी पता है। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इस पर शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट है। शेख रशीद साहब ने और भी स्टेटमेंट दिए, लेकिन देखिए मुज़ाकरात के हवाले से शेख साहब का कहना है कि इस हुकूमत पर अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसले हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक वो कह रहे हैं जी मैं सियासत से दूर हूँ। और शेख साहब ने कहा कि जी लोग बिजली के बिलों और स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते। इन्होंने 24 करोड़ आवाम को नंगी बिजली की तार पर लटका दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी, तुम्हारी वजह से मुल्क खड्डे में चला गया। मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं होता। इमरान खान को उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान है तो पीटीआई है, एक फर्दी जमात है। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चापलूसी करने वाला चाहिए। इस वक्त जो है मेरे सियासी तजज़िये के मुताबिक नवाज शरीफ के पल्ले कोई धेला नहीं है। यानी नवाज शरीफ एक मिसाल सुनाते थे, पल्ले नहीं धेला थे कर दी मेला मेला। ये जो है नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, ये जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने बात की है। शेख साहब ने और भी कुछ बातें की हैं, लेकिन चीज़ें छुपती नहीं होती। ये जो मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त थे ना, वो इंटरव्यू कर लेते थे जो लोग बेचारे अगवा हुए, गायब हुए, उनकी फैमिलीज़, और वो बहुत तकलीफ़ में रहे। इन सहाफ़ियों ने अपने आप को पेश किया कि जनाब हम इनका इंटरव्यू कर लेते हैं। हालांकि ये एथिक्स के ख़िलाफ़ था, ये बहुत नामुनासिब था और गलत था कि एक आदमी अगवा है, अपने घर वालों को मिल नहीं पा रहा और आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और वहाँ पे आप पहलवान बन के बैठे हुए हैं। फिक्स्ड किस्म के इंटरव्यू थे। तो जो 3 लोग हैं ना जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, उनमें एक तो उस्मान डार है, एक सदाकत अब्बासी है और एक उनके अंदर जो है वो शेख रशीद है। इन तीनों की अगर आप बातें सुने ना, आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें, जो मैंने की है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि मैं खुद इसी तरह के हालात से गुजरा हूँ। तो तीनों ने एक जैसी बातें की हैं कि इन तीनों का इंटरव्यू ज़बरदस्ती करवाया गया। इन तीनों के इंटरव्यू में स्क्रिप्ट मौजूद था कि पूछने वाला ये पूछेगा, बताने वाला ये बताएगा। और तीनों के इंटरव्यूज़ में जो एंकर साहिबान हैं वो उस तरफ मिले हुए थे, दूसरी तरफ। शेख साहब ने अब क्या कहा, ये मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने खुद पोल खोलना शुरू कर दिए। शेख साहब ने ईद पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे चिल्ले से रिलीज़ किया तो वही एक इंटरव्यू है, और चिल्ले से मेरे घर लेकर गए मुझे, और उन्होंने लिख कर दिया हुआ था जो मुझे, वो इतना थका हुआ था और इतना गैर इखलाकी था, अगर मैं उसे पढ़ता तो मौत के बाद भी लोग मुझे बुरा भला कहते और ये कि मेरा मुंह काला होता और दिल में लोग गालियां देते, शहर के लोग। ये जी शेख साहब बता रहे हैं। फिर शेख साहब ने बताया कि अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत और ताकत दी कि लोगों की मौजूदगी में, और जब मैं लोग कहता हूँ तो लोगों का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके बैठे हुए वो जो लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा। अच्छा, अब शेख साहब कंफर्म कर रहे हैं कि एंकर के अलावा, शेख रशीद अहमद और एंकर और मीडिया टीम के अलावा वहाँ कोई और लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू नहीं पढ़ा और अपनी बातें की मैंने, और इसके अलावा 3 दिन मुझे और वहाँ रहना पड़ा। एक और उन्होंने कहा कि ये जो चिल्ला था मेरा, उन्होंने कहा ये दोज़ख है जो करार दिया उन्होंने। 40 दिन में 40 किलो वज़न मेरा कम हो गया। मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। कमरे में प्रोजेक्टर से तकिया रखकर और दवाइयाँ खाकर सोता था। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे 1 साल लगेगा अपनी याददाश्त बेहतर करने में। डराने और धमकाने वाली, दिमागी तौर पर परेशान करने वाली, खौफ दिलाने वाली स्टोरीज़ जो हैं वो प्रोजेक्टर पे चलती थी। तशद्दुद, जुल्म और बर्बरियत का ये एक वक्त है, वहाँ वो दिखाया जाता था। फिर उन्होंने कहा मुझे मारा नहीं गया, मुझे गाली नहीं दी गई, मार देते तो अच्छा था। मैं कहता था कि इससे अच्छी मौत है। और कोड़ों का जिक्र किया कि पहले तो कोड़े छोड़े भी पड़ते थे। तो उन्होंने कहा जी कि वो एक अलग बात है, मुझे तो एक क्रेन के ऊपर भी चढ़ाना था, लेकिन फिर बाद में वो बड़े अच्छे ऑफिसर थे और बड़े अच्छे जो क्रेन वाला ऑपरेटर था वो भी बड़ा अच्छा बंदा था। उसने कहा यदि कोई लत बांह टूट जाएगी, तो फिर उन्होंने मुझे क्रेन के ऊपर नहीं चढ़ाया। बहरहाल ये शेख रशीद अहमद साहब ने अब चीज़ें बताना शुरू कर दी। ये चीज़ें रह नहीं सकती। तो वो जो एंकर्स जिन्होंने ये इंटरव्यूज़ दिए थे, उन्हें सोचना चाहिए था उस वक्त कि आप ये कर क्या रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आप खेल रहे हैं। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब आ जाए जी फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब के बारे में 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। देखिए, सबकी तवज्जो फजलुर रहमान पे क्यों चली गई है। वकला को 1.5 अरब रुपए का एक पैकेज
हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी देगी। तो वकीलों को पहले काबू कर लो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वकील 1.5, 2, 4 अरब के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आज़ादी इजहार राय या आइन और कानून की सरबुलंदी का सौदा करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि वकला को उनकी तहरीक को दबाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने की तैयारी हो रही है। ऐसे इल्ज़ामात वो लोग भी लगा रहे हैं जो वकला और अदलिया के बहुत करीब रहते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। जी, मैंने मुतीउल्लाह जान साहब से इसके बारे में सुना और बड़े अलार्मिंग किस्म की उन्होंने जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ये पैसा जो है वो इसलिए है ताकि 2007 में जैसे वकला तहरीक आ गई थी वैसे अब कोई वकला तहरीक जन्म ना ले सके। तो एक तो वकला को कंट्रोल करना, दूसरा फजलुर रहमान को। तो फजलुर रहमान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं लगता कि फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे, कौम दुआ करे कि अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। तो फजलुर रहमान साहब के बारे में अच्छी अच्छी बातें सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वो एक बात की है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने ये उम्मीद रखी है फजलुर रहमान साहब से कि वो इमरान खान साहब को धोखा देंगे और इमरान खान साहब के साथ नहीं चलेंगे, PTI के साथ वो अजनबी नजर आएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि फजलुर रहमान साहब PTI के साथ जाएंगे तो अजनबी नजर आएंगे। उन्होंने कहा जी हमारी तरह के बंदे हैं फजलुर रहमान साहब, और जो बात की वो मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का PTI से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। फजलुर रहमान साहब की वो बहुत तारीफ़ें उन्होंने की हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि वो फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं गिलानी साहब। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पर पराए लगते हैं, तो इनको कहता हूं कि आप यहाँ ख़ानदान के फ़र्द नज़र आते हैं, इसलिए हमारा आपके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। तो अब आप समझ जाए ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी उस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान साहब जो स्टेटस को की हामी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसका हिस्सा हैं, वो वहीं पर हमेशा कम्फर्टेबल रहते हैं। ये मजबूरी के तहत कोई तहरीक अगर वो चलाएं थोड़ी बहुत अपनी पब्लिसिटी के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए या PTI के साथ चल जाएं थोड़ा अरसा, तो वो एक अलग बात है। ना PTI कभी फजलुर रहमान साहब के साथ सेट बैठेगी, ना फजलुर रहमान साहब यहाँ सेट बैठेंगे, क्योंकि बीच में स्टेटस को की दीवार खड़ी है और फजलुर रहमान साहब एक्चुअली खुद स्टेटस को के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। एक्चुअली मैं अगर ये कहूँ कि वो खुद स्टेटस को हैं तो ये भी ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।